दुनिया फिर से जंग के मुहाने पर खड़ी है। इस बार ट्रिगर रात के आसमान में एक आग की लकीर थी, जिसे सोशल मीडिया पर रियल टाइम में कैप्चर और शेयर किया गया। यह ईरान का नया हथियार था, फतह द कॉन्करर। सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो मैक 15 से ज्यादा या 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। इसका असली खतरा इसकी इंटेलिजेंस में है। फतह बीच हवा में पैंतरेबाजी कर सकती है, जिससे सबसे एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम भी बच नहीं सकते। यह लॉन्च कोई सीक्रेट टेस्ट नहीं था, यह एक पब्लिक तमाशा था। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड का दुनिया को एक मैसेज। उन्होंने इसे एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट कहा, दावा किया कि इसने इजराइल के डिफेंस में घुसपैठ की है और उनके कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। फतह का आगमन क्षेत्र के स्ट्रेटेजिक बैलेंस में एक बदलाव का संकेत देता है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी समय को कम करती है, दूरी को मिटाती है और अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम द्वारा पहले किए गए सिक्योरिटी के वादे को कमजोर करती है। IRGC के बोल्ड ऐलान सिर्फ एक मिसाइल के बारे में नहीं थे, वे वल्नरेबिलिटी के एक नए युग के बारे में थे। अब लॉन्च और इंपैक्ट के बीच का समय मिनटों में मापा जाता है और गलती की गुंजाइश खत्म हो गई है। दुनिया ने सांस रोके हुए देखा। सालों तक मिडिल ईस्ट में एंगेजमेंट के नियम क्लियर थे। अब ईरान उन्हें फिर से लिख रहा है। फतह एक चुनौती है, पुराने सिस्टम को चुनौती। यह एक ऐसा हथियार है जिसे मात देने, किसी भी शील्ड को भेदने और विरोधियों को अपनी स्ट्रेटजी पर फिर से सोचने पर मजबूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह लॉन्च एक ऐलान था, पावर का बैलेंस बदल रहा है और ईरान आगे बढ़ने का इरादा रखता है। दुनिया को अब एक नए, तेज और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल खतरे से निपटना होगा। अगले कदम के लिए काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका है। इजराइल का जवाब तुरंत और जबरदस्त था। 60 से ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट्स ने ईरान के अंदर 120 से ज्यादा सटीक हमले किए। यह कोई वार्निंग शॉट नहीं था, यह ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सिस्टमैटिक डिमांटलिंग था। कुछ घंटों के अंदर इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क का लगभग 1/3 हिस्सा खत्म कर दिया, जिससे वल्नरेबिलिटी का एक कॉरिडोर बन गया। इस ऑपरेशन ने ईरान के मिलिट्री और साइंटिफिक एलीट को टारगेट किया। पहले दिन 21 सीनियर कमांडरों और 10 प्रमुख न्यूक्लियर साइंटिस्टों के मारे जाने की खबर है। खोंडाब और अराक न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास हवाई हमले हुए, जिससे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ और ग्लोबल अलार्म बढ़ गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अराक में नुकसान की पुष्टि की, जिससे रेडियोलॉजिकल रिस्क का डर बढ़ गया। इजराइल ने न्यूक्लियर साइट्स के पास सिविलियनों को इवैक्यूएशन के आदेश भी ब्रॉडकास्ट किए, जिससे मिलिट्री एक्शन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बीच की लाइन धुंधली हो गई। आम ईरानी एक हाई स्टेक कॉन्फ्लिक्ट में प्यादे बन गए। मैसेज क्लियर था, इस नए फेज में कुछ भी ऑन ऑफ लिमिट्स नहीं है। सिविलियनों की सेफ्टी की अब गारंटी नहीं दी जा सकती। छाया युद्ध एक खुली, क्रूर टकराव बन गया था। युद्ध की असली कीमत इंसानी दुख में मापी जाती है। एक ईरानी मिसाइल ने इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमला किया, जिससे 76 लोग घायल हो गए। मरीज, डॉक्टर और विजिटर। सबसे एडवांस्ड डिफेंस भी फेल हो सकते हैं, और जब वे होते हैं तो परिणाम डिस्ट्रक्शनकारी होते हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद से इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे 8,000 से ज्यादा इजरायली लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा है। आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है, जिसमें संपत्ति के नुकसान के लिए हजारों दावे किए गए हैं। सिविलियनों के लिए फ्रंट लाइन अब उनका अपना पड़ोस है। ईरान की युद्ध मशीन हालांकि जबरदस्त है, इजरायली हमलों से कमजोर हो रही है। यूएस इंटेलिजेंस का अनुमान है कि ईरान हर महीने केवल 50 नई मिसाइलें बना सकता है, जो एक लंबे संघर्ष के लिए जरूरी से कहीं कम है। अपने लॉन्च साइट्स और लीडरशिप पर हमले के साथ ईरान की लड़ाई जारी रखने की क्षमता पर सवाल उठ रहा है। लेकिन जो लोग क्रॉसफायर में फंसे हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन बहुत कम राहत देती है। दुख तुरंत है और अंत कहीं नजर नहीं आता। जैसे ही क्षेत्र जल रहा था, वॉशिंगटन से एक नया वेरिएबल उभरा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी शिखर सम्मेलन से ताजा ने एक रहस्यमय धमकी जारी की। अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप एजेंडे में था। मैं यह कर भी सकता हूं, मैं यह नहीं भी कर सकता हूं, उन्होंने कहा। दुनिया को अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया। अस्पष्टता जानबूझकर थी, सस्पेंस का एक हाई स्टेक गेम। ट्रंप ने तेहरान के इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर हमला करने का इशारा किया और जल्द ही अमेरिकी योजनाओं की खबरें सामने आईं।
जिसमें ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया गया था। यह अब सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ठोस सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा था। व्हाइट हाउस ने बातचीत के लिए एक मौका बताते हुए अंतिम निर्णय के लिए 2 सप्ताह की विंडो की घोषणा की, लेकिन काउंटडाउन ने वैश्विक चिंता को और बढ़ा दिया। हर कदम, हर शब्द अब एक व्यापक युद्ध को भड़काने की क्षमता से भरा था। दुनिया इंतजार कर रही थी, अनिश्चित थी कि ट्रंप की धमकी एक दिखावा थी या तबाही की प्रस्तावना। क्षेत्र का भाग्य और शायद दुनिया का भी अधर में लटका हुआ था। ट्रंप कार्ड खेल दिया गया था। जैसे ही मिसाइलें उड़ती हैं और युद्ध मंडराता है, राजनयिक जिनेवा, न्यूयॉर्क और अन्य जगहों पर समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री यूरोपीय समकक्षों के साथ तनावपूर्ण बातचीत करते हैं, लेकिन हमले के दौरान बातचीत से इनकार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया निंदा, चिंता और फ्रैंटिक इवैक्यूएशन का मिश्रण है। दूतावास बंद होते हैं, नागरिक बाहर निकाले जाते हैं और गठबंधन की परीक्षा होती है। मिस्र जैसी क्षेत्रीय शक्तियां युद्ध विराम कराने के लिए संघर्ष करती हैं, लेकिन संघर्ष की तीव्रता प्रगति को लगभग असंभव बना देती है। रूस ईरान का एक प्रमुख सहयोगी इजरायल को बुशहर परमाणु संयंत्र पर हमला न करने की चेतावनी देता है, जिससे ग्लोबल स्टेक्स बढ़ जाते हैं। दुनिया गहराई से जुड़ी हुई है, फिर भी कड़वाहट से बंटी हुई है। हर कोई शांति चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय हित और पुरानी शिकायतें आग को हवा देती रहती हैं। संकट एक ऐसे युग में कूटनीति की सीमाओं को उजागर करता है, जहां एक भी मिसाइल वर्षों की बातचीत को बर्बाद कर सकती है। इजरायल का अस्तित्व एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस, एरो, थाड और अन्य पर निर्भर करता है। ये सिस्टम ज्यादातर खतरों को रोकते हैं, लेकिन लगभग 10% ईरानी मिसाइलें फिर भी अंदर घुस जाती हैं। जब सैकड़ों लॉन्च किए जाते हैं, तो एक छोटी सी विफलता दर का मतलब भी वास्तविक तबाही होता है, जैसा कि अस्पताल हमले में देखा गया। खराबी और कवरेज गैप जरूरी है, कोई भी शील्ड परफेक्ट नहीं है। आर्थिक लागत चौंकाने वाली है। इजरायल ने अकेले एरो इंटरसेप्टर पर $1 अरब से ज्यादा खर्च किए हैं। प्रत्येक की कीमत लाखों है। ईरान की सस्ती, बड़े पैमाने पर उत्पादित मिसाइलें इजरायल को एक अस्थिर समीकरण में धकेलती हैं। बहुत कम महंगे खतरों को गिराने के लिए भारी रकम खर्च करना। स्टॉक पाइल्स कम हो रहे हैं और वित्तीय बोझ हर दिन के साथ भारी होता जा रहा है। ईरान की बैराज रणनीति न केवल टेक्नोलॉजी रूप से, बल्कि आर्थिक रूप से भी हावी होने के लिए डिजाइन की गई है। इजरायल के सामने एक क्रूअल चॉइस है, हर लक्ष्य की रक्षा करें या अपने प्राइसी इंटरसेप्टर को राशन करें। रक्षा कवच संरक्षक और बोझ दोनों है, और इसकी सीमाओं का पहले कभी नहीं की तरह परीक्षण किया जा रहा है। अट्रिशन का युद्ध तकनीक के साथ साथ अर्थशास्त्र के बारे में भी है। सवाल, दोनों पक्ष कब तक इसे जारी रख सकते हैं? युद्ध में सच पहली कुर्बानी होती है। ईरान ने एक व्यापक इंटरनेट ब्लैकआउट लगाया, जिससे कहानी को कंट्रोल किया गया और विनाश के असली पैमाने को छुपाया गया। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन डर पैदा करता है, खासकर जब इजरायली हमले परमाणु स्थलों के पास तबाही के खतरे को बढ़ाते हैं। आईएईए ने इराक में नुकसान की पुष्टि की और रूस ने इजरायल को बुशहर को निशाना न बनाने की चेतावनी दी, जहां रूसी कर्मचारी काम करते हैं। एक परमाणु सुविधा पर सीधा हमला क्षेत्र से कहीं ज्यादा बड़ी आपदा को ट्रिगर कर सकता है। युद्ध का कोहरा घना होता जा रहा है और गलत अनुमान का जोखिम बढ़ रहा है। दोनों पक्ष एक परमाणु बारूद के ढेर के आसपास आग से खेल रहे हैं। दुनिया अंधेरे में है, यह डर रही है कि आगे क्या हो सकता है। दुनिया घड़ी देख रही है, हर घंटा डर से भरा है। हर किसी के दिमाग में सवाल है, क्या अमेरिका दखल देगा, एक क्षेत्रीय युद्ध को वैश्विक युद्ध में बदल देगा? एक भी अमेरिकी हमला एक झरना शुरू कर सकता है। ईरान, उसके सहयोगियों और शायद रूस को भी खींच सकता है। अगर अमेरिका बाहर रहता है तो भी संघर्ष बढ़ सकता है, ईरान को हताश उपायों या एक व्यापक जमीनी युद्ध की ओर धकेल सकता है। एक नए विश्व युद्ध का जोखिम वास्तविक है। गठबंधन और रेड लाइन पहले से ही मौजूद हैं। एक गलत अनुमान दुनिया को अराजकता में खींच सकता है। हमने पहले भी इतिहास को वैश्विक संघर्ष में लड़खड़ाते देखा है। अब हम इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। अगला कदम सदी को परिभाषित कर सकता है। हम इस कहानी के अंत तक पहुंचते हैं, लेकिन इसके निष्कर्ष तक नहीं। भविष्य अनलिखा है, लीडरों, सैनिकों और आम लोगों द्वारा आकार दिया गया है।
इस संघर्ष की लहरें हम सभी को प्रभावित करेंगी, गैस पंप पर, बाजारों में और हमारी राजनीति में। हम केवल दर्शक नहीं हैं, हम सभी इस अनफोल्डिंग ड्रामा में भागीदार हैं। सवाल बना हुआ है, हम किनारे से कैसे पीछे हटें? जब विनाश कूटनीति की जगह ले लेता है तो शांति कैसे संभव है? कलम तैयार है, ये क्या लिखेगी और इसे पढ़ने के लिए कौन बचेगा?